नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम सीधे सरकार के गठन की बात करने वाले हैं। अब की बार एनडीए सरकार, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी देश की कमान संभालने वाले हैं। लेकिन एक फर्क आ गया है, कहानी में ट्विस्ट आ गया है। यह एनडीए की सरकार है। 2019 और 2014 में भी एनडीए की सरकार थी, लेकिन बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत था, जो इस बार नहीं है। तो गठबंधन धर्म इस बार निभाना होगा। और ऐसे में खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले रविवार यानी कि 9 जून को शाम 6 बजे शपथ लेंगे बतौर प्रधानमंत्री, और लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे शख्स बन जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि मंत्रिमंडल में शपथ कौन लेगा, किसको कितनी जगह मिलेंगी। अभी तक दोनों सरकारों में 1.0 और 2.0 मोदी सरकार, तमाम बड़े मंत्रालय जो थे वो बीजेपी ने अपने हाथ में रखे। रस्म अदायगी होती थी, कोई राज्य मंत्री का पद दे दिया इक्का दुक्का घटकों को। पर 240 का आंकड़ा है बीजेपी का, 32 नीचे बहुमत के। ऐसे में सत्ता की चाबी आ गई है घटकों के हाथ में, और उसमें 2 सबसे अहम हैं, चंद्रबाबू नायडू यानी कि टीडीपी और नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू। एन फैक्टर काम करेगा, 3 एन है यहां पर, नरेंद्र मोदी, नायडू और नीतीश। केमिस्ट्री बन पाएगी क्या, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसमें एक दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। आज 11 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एक बैठक शुरू हुई। उसमें बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार, उनके चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी थे, मनसुख मांडविया भी थे, बीएल संतोष भी थे। और यह बैठक दर्शकों कितनी चली? घंटा 2 घंटा आप कहेंगे, 3 घंटा 4 घंटा? नहीं, 7.5 घंटे यह बैठक चली है। 7.5 घंटे। मुझे कम से कम याद नहीं आता पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कोई 7.5 घंटे बैठक की हो। तो गठबंधन सरकार की राह में मंत्रालय के रोड़े आ गए हैं क्या? और जो प्रमुख सबसे अहम मंत्रालय होते हैं, उसमें होते हैं 4 वो मंत्रालय जिनको हम सीसीएस में इंक्लूड करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सबसे ताकतवर कमेटी। और इसमें प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल होते हैं। फिर एक और अहम कमेटी होती है कैबिनेट की, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसमें प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट, परिवहन और रोड मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और शिक्षा मंत्रालय, ये सारे बीजेपी के पास थे। अब टीडीपी कह रही है कम से कम एक, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, कम से कम एक केंद्रीय मंत्री और 2 राज्य मंत्री। और इसके साथ चस्पा है क्या मांग कि स्पीकर तो हमारा होना ही चाहिए। खबरें ये आ रही है बीजेपी इस बात से सहज नहीं है कि हम किसी और घटक को स्पीकर का पद दे दें, पर संसद पर कंट्रोल करना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू। और यह काम उन्होंने 1999 में भी किया था। दूसरी ओर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू भी मंत्रालय चाह रहा है। वो कह रहा है हर 3 सांसदों पर एक मंत्रालय। अब यहां पर खेल समझिए, बड़ा दिलचस्प हो रहा है। बिहार में 12 सीटें जेडीयू जीती, 4 मंत्रालय मांग रहे हैं।
2 मंत्रालय 5 सीट जीतने वाले चिराग पासवान मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी अपने दम पर जो 1 सीट जीती वो कह रहे हैं भैया 1 केंद्रीय मंत्रिमंडल पद मुझे भी चाहिए। आंकड़ा हो जाता है 7 का। तो 12 सांसद जो बीजेपी के हैं बिहार से, उनमें से कितनों को मंत्री बनाया जाएगा? और एक राज्य में ही 30 सांसदों में से कितने मंत्री हो जाएंगे? 12-13 मंत्री बना देंगे। और ऐसा ही परिदृश्य अनफोल्ड कर रहा है महाराष्ट्र में। 17 सीटें जीती एनडीए ने वहां पर, 7 एकनाथ शिंदे और 1 अजित पवार गुट। वहां भी टूट के आसार हो रहे हैं, वहां एक और खेल भी चल रहा है समानांतर। तो प्रफुल्ल पटेल तो मंत्रिमंडल चाहेंगे, केंद्रीय मंत्री रहे यूपीए सरकार में। एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं 2 तो हमें भी चाहिए कम से कम मंत्री पद। महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं विधानसभा के। तो बीजेपी जिसने 9 सीटें जीती हैं उनके कितने रह जाएंगे? सिर्फ नितिन गडकरी? तो हम पीयूष गोयल को कैसे भूल जाएं? और वित्त मंत्री पद के लिए सबसे बड़े दावेदार क्या वो बनते दिखाई दे रहे हैं? अब इसमें उत्तर प्रदेश को भी जोड़ लीजिए। जयंत चौधरी, आरएलडी ने 2 सीटें जीती, वो तो 1 मंत्री पद मांगेंगे। अनुप्रिया पटेल इकलौती सीट जीती हैं, पर वो पहले मंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें भी मंत्रालय चाहिएगा। पंजाब में हरसिमरत कौर लेकर भी आए, अभी एनडीए का हिस्सा नहीं है। 1-1 सीट से आंकड़ा बढ़ाना चाहेगा एनडीए की, 300 पार है हम। तो वो कहेंगी मंत्री मुझे भी बना दीजिए। अब ये विशुद्ध सौदेबाजी, लेनदारी और देनदारी का वक्त आ गया, इसीलिए 7.5 घंटे चली है। और इसमें बैठक की जो मैं बात बता रहा था आपको, और इसमें सीसीएस वाले, क्या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब बीजेपी के ही होंगे। और मान जाएंगे क्या घटक? खबरें तो ये आ रही हैं कि भाई कुछ घटक कह रहे हैं कि नहीं, गृह मंत्री के रूप में अमित शाह कबूल नहीं है। अब ये तो राजनीतिक धमाके वाली बात हो जाएगी, अप्रत्याशित हो जाएगा, ये कल्पना से परे हो जाएगा। पर इसमें भी कुछ तार जुड़ रहे हैं, उनकी चर्चा आज नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, अति आत्मविश्वास की बात हो रही है, सैबोटाज किया, जिम्मेदारी तय करने की बात हो रही है, किसने टिकट बांटे थे, किसने नीरज शेखर को खड़ा कर दिया, ये सवाल उठने लगे हैं। और ये अंतिम स्वरूप जो कैबिनेट का होने वाला है, उस पर क्या असर भी डालने वाला है? क्या घटक रेल मंत्रालय मिल जाए या कृषि मिल जाए, इससे काम चला लेंगे? शिक्षा मंत्रालय किसके पास जाएगा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और इस पर बीजेपी अपनी पकड़, अपना कब्जा बनाए रखना चाहेगी। शिक्षा और सूचना और प्रसारण, यह देखने वाली बात होगी जब मंत्रिमंडल का गठन होता है। पर कुछ तीर और चले हैं, और तीर चलाने में पहल की है तीर जिनका चुनावी चिन्ह है जेडीयू ने, और तीर चला है अग्निवीर को लेकर। केसी त्यागी जो मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा कि अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए। इससे बड़ा नुकसान हुआ है, युवा नाराज है, हताश है, गुस्से में है। ये 4 साल का रोजगार क्या होता है बिना पेंशन के? बिहार में जबकि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में और पंजाब में, जहां हर गांव में, हर घर में कोई ना कोई फौज में होता है, किसी की ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं इन इलाकों में कि उनकी रिश्तेदारी में कम से कम एक फौज में ना हो। और इसमें एक आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। हरियाणा में बीजेपी का 2019 के मुकाबले देखें जो वोट शेयर है वो 12% गिरा। हिमाचल में 4 सीट जीत गए, लेकिन 14% वोट बैंक गिरा। उत्तराखंड में भी 5% गिर गया। पंजाब अलग है क्योंकि वहां पर अब बीजेपी सारी सीटें लड़ रही थी। 10% की गिरावट राजस्थान में,
और 9% की गिरावट उत्तर प्रदेश में। अब सरकार के पास यहां पर एक चोर दरवाजा है अपनी जान बचाने के लिए। वो ये कह सकती है हमने समीक्षा के लिए एक समिति बना रखी है, पर यह एक बड़ा यू टर्न हो जाएगा मोदी सरकार की तरफ से अगर अग्निवीर वापस लेनी पड़ी। ऐसे में जो ये एनडीए की सरकार है या मोदी सरकार की जब संभावनाएं प्रबल थी, एग्जिट पोल से पूरा एनडीए खेमा खास बीजेपी बम बम था, तो हमें आपको यह भी बताया गया भाई आने वाले 100 दिनों का तो ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका, सरकार काम कर रही है। तो अब उस 100 दिन के ब्लूप्रिंट का क्या होगा? क्या घटक मान जाएंगे? और बात यहीं तक नहीं थमती है। चंद्रबाबू नायडू ने सीधे सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर दिया है। यह सरकार के आने वाले 5 साल में एक एजेंडा था। नीतीश कुमार बीच का रास्ता ले रहे हैं कि बातचीत से हल निकले। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी जो जोर बीजेपी दे रही है, कोई रुख को स्पष्ट करने को तैयार नहीं, ना ही नीतीश ना ही नायडू। मुस्लिम आरक्षण पर भी चुप्पी साधे बैठे हैं, बल्कि टीडीपी ने तो अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण को पिछड़े वर्ग में जारी रखने की पैरवी की थी। अब ये बड़े ट्रिकी इश्यूज होने वाले हैं। और फिर आ जाता है विशेष राज्य का दर्जा। आंध्र प्रदेश भी चाहता है और नीतीश कुमार तो हर बार ये कहते ही हैं, अड़ेंगे क्या? और आप में से जो लोग नहीं जानते, बहुत ही कम लोग जानते हैं, ये विशेष राज्य क्या होता है? केंद्र से जो आपको आर्थिक सहायता मिलती है, जो राजस्व देता है केंद्र राज्यों को, क्योंकि राज्यों में भी तो टैक्स लगते हैं, वो जाता केंद्र में, वो 60 से 75% होता है अमूमन सामान्य राज्यों के लिए। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा जहां होता है, वहां 90% आर्थिक जो सहायता होती है, राजस्व होता है, वो राज्यों को दिया जाता है। 205 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्ज है इस वक्त। 2 बड़े राज्य हैं, छोटे छोटे राज्यों को ही इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। और इसके अलावा कंसेशंस ऊपर से दी जाती हैं, एक्साइज में, कस्टम ड्यूटीज में, इनकम टैक्स में, कॉरपोरेट टैक्स में। और फिर बारी आ जाती है जातिगत जनगणना की। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं चाहिए, नीतीश कुमार ने तो कर ही दिया। तो ये जो तीर हैं, इनसे कैसे बचेगी बीजेपी? ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आने वाले दिनों में जवाब मिलेगा और अंदाजा तब यह भी लगेगा कि एनडीए की शक्लो सूरत क्या होगी और एजेंडा क्या होने वाला है। ऐसे में आज का सीधा सवाल बिना लार लपेट आपसे पूछ रहा हूं, गठबंधन सरकार की चाह में मंत्रालय के रोड़े हैं राह में, और पहला तीर अग्निवीर, सरकार चलाना टेढ़ी खीर। और इसे थोड़ा और टेढ़ा कर दिया। आज शाम 5:30 बजे के करीब राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें शेयर बाजार में जो जबरदस्त गिरावट आई, बाजार भी तो बम बम था ना एग्जिट पोल के बाद। एग्जिट पोल तो शनिवार को आए थे, तब बाजार खुला नहीं था, लेकिन 3 तारीख को खुला, ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया और फिर धड़ाम गिरा 4 तारीख को। राहुल गांधी की माने तो वो कह रहे हैं 30 लाख करोड़ आम आदमी के, आपके स्वाहा हो गए, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सलाह देते फिर रहे थे 13 मई से ही कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, शेयर बाजार में पैसा लगाओ, बम बम होने वाला है। और राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि एग्जिट पोल, बड़े बड़े जो सटोरिये हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी मिली भगत से आम निवेशक, 5 करोड़ आम निवेशक हैं देश में, उनका पलीता लगा दिया गया, उनका नुकसान कर दिया गया। चर्चा में मेरे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजनेता ताल ठोकेंगे, सच्चाई नहीं बताएंगे। ये सवाल ऐसे हैं, इनकी परतें उतारना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह है मेरे साथ, आपका अखबार नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर भी हैं विनोद शर्मा। विजय त्रिवेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार और बहुत सरकारें बनते बिगड़ते देखी हैं प्रभु ने, तो प्रभु चावला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रभु चावला, अब ये गठबंधन सरकार की राह में मंत्रालय के रोड़े हैं राह में, खेल मंत्रालय पे ही अटका हुआ है क्या? 7.5 घंटे की बैठक जगत प्रकाश नड्डा के घर में, 10 साल में तो इतनी लंबी बैठक मैंने तो नहीं देखी, या मेरी जानकारी अधूरी है क्या? 10 साल में इस तरह की बैठक हुई नहीं जिसमें सबको मिलकर के फैसला करना पड़ा। सोचो हुआ वहाँ तो ऊपर से ऑर्डर आते थे, फैसला हो जाता था, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कभी मीटिंग हो जाती थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग जो होती है, कभी मैं बीजेपी की वेबसाइट पे देख रहा था, कभी दिखाई नहीं दिया कितनी मीटिंग हुई, क्या हुआ उसके साथ डिस्कशन। तो इसलिए जब आप इसके पास्ट को डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी मीटिंग हो गई, जो हो गई 7.5 घंटे की। अटल जी के ज़माने में बहुत होती थी इस तरह की मीटिंग। अडवाणी जी जब थे तब भी वो मीटिंग करते थे, उस वक्त अटल जी खुद नहीं करते थे, अडवाणी जी सब मीटिंग लेते थे। तो मीटिंग तो आज जो हुई है उसके अंदर 2 कारण है, एक तो सरकार का पुनर्गठन और एक संगठन का पुनर्गठन, दोनों का होना है कि नड्डा जी की टर्म जो है ख़त्म हो गई है, उनको एक्सटेंशन नहीं मिल सकता, अगले 2-4 दिन में अध्यक्ष नया अपॉइंट होना है, इसी महीने होना है, जब भी करना चाहें वो लोग। तो इसमें डिस्कशन ज़रूर होगा, क्योंकि जिस तरह के नाम आ रहे हैं, मैंने कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं देखी कि ये लोग थे और क्या थे, क्योंकि इसमें वैष्णव का होना, पीयूष गोयल का होना, ये कोई बात मेरे समझ कि वैष्णव को भी ऑर्गेनाइजेशन के मैटर में इंटरेस्टेड नहीं थे। वहाँ की सरकार के अंदर अभी जो चुनाव हुआ है, वैष्णव का सबसे बड़ा इनविजिबल रोल था। उड़ीसा के IAS ऑफिसर हैं, अमेरिका में बड़ी कंपनियों में काम करके आए हैं, उनके बड़े मंत्रालय थे, उन्होंने ही सारा जितना भी जो है, पीयूष गोयल और वैष्णव दोनों ही जितनी भी आर्थिक सहायता चाहिए थी उसका इंतजाम वो कर रहे थे, वही सब कुछ कर रहे थे जिस तरह से होना था। उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, किसी भी पत्रकार ने हमने देखा नहीं, परंतु जो सुना है उस हिसाब से उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज की मीटिंग में सरकार के गठन में किस तरह से हुआ, क्योंकि 1998 में जब सरकार बनी थी तो मैंने काफ़ी क्लोजली देखा है इसको, उसी तरह की स्थिति लगभग पैदा हो गई है। इसका डिफरेंस ये है कि उस वक्त बीजेपी के पास 180 सीटें थी, 184 की लगभग सीटें थी, बाकी सब एलाइज थे, 21 एलाइज, उन सबको मिलाकर के 280 के करीब मामला बन गया था। तो उस तरफ जब बार्गेनिंग हुई थी, चंद्रबाबू ने उस वक्त भी तो वहाँ थे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल लिया था। 99 में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लिया था। और उन्होंने सबसे पहले मांग क्या रखी थी, मैं इसलिए ये दे रहा हूँ, पूरी सेंटेंस पूरे करने देना, स्पीकर मेरा बनेगा। कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, जिस तरह तोड़फोड़ पार्टियों की पिछले 10 सालों में हुई है, ये सब पार्टियां भुगत चुकी हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके पार्लियामेंट के MPs को तोड़ा जाते हैं। समाजवादी पार्टी के सारे राज्यसभा के MP ले गए, लोकसभा में आप चलने नहीं दिया। तो स्पीकर का होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। चंद्रबाबू ने उस वक्त इंसिस्ट किया था, ये स्पीकर की जो बात चला रहे हैं उसके ऊपर अगर स्पीकर अपोजिशन का बन, यानी कि ND के बाकी पार्टर्स का बन जाता है, तो ये छोटी छोटी पार्टियों को, नरसिम्हा राव की पार्टी जो थी, नरसिम्हा राव 221 सीट लेकर के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद किस तरह से मेजोरिटी बनाई उन्होंने, उनको 1 साल लगा। पहली माइनॉरिटी सरकार थी जो 220 सीटों पर बनी। पंजाब का चुनाव उसके बाद हुआ, उसमें ज़्यादा सीटें उनको मिली, पर जिस तरह से उन्होंने मेजोरिटी को एक्वायर किया आने वाले समय के अंदर, वो अपने आप में इतिहास है। अब अजीत सिंह हीरो थे उसके अंदर, JMM के नेता भी हीरो थे, और उनका बेटा RLD का अब 2 MP लेके बैठा, उनके पास बहुत MP थे उस वक्त, कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी, सेकेंड लार्जेस्ट शायद उनकी पार्टी थी। तो ये जो संगठन आज जब मीटिंग हुई है, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि किस तरह से मोदी जी को अभी प्रोजेक्ट किया जाए कि 3rd टर्म प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये सच बात है कि 3rd टर्म कोई नॉन BJP का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। तो फ़र्क यही है, नेहरू के पास मेजोरिटी थी, 2/3 मेजोरिटी थी। अब अमित शाह और JP नड्डा प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं 7.5 घंटे की बैठक करने के बाद। मेरा सवाल बड़ा सीधा है प्रभु, जो 4 बड़े मंत्रालय हैं, गृह, रक्षा, वित्त और विदेश, क्या इन्हें अपने हाथ से जाने देगी बीजेपी? क्योंकि नीतीश और नायडू की इन पर भी तो निगाह होगी। नहीं जाने देगी। देखो, एक बात थी नरसिम्हा राव की, मैं एक किस्सा सुना रहा हूँ। बिल्कुल, एक बार नरसिम्हा राव ने अटल जी को एक वो दी थी, एक एडवाइस दी थी कि कभी भी अपने दलों के अलावा किसी को CCPA का मेंबर मत बनाना। वो गलती मैंने अगर की थी पिछली बार अलायंस के अंदर, तो आप मत करना।
जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया गया था डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद जो हुआ आपको पता ही है। तो सीसीपीए के जितने मेंबर्स, वो सीसीपीए होती थी, अब सीसीडी है, कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस उसको बोलते हैं। और सीसीए के जिसकी बात कर रहे हैं, उसकी जिसका जिस तरह से गठन आपने दिखाया है, सीसीए के अंदर सारे इकोनॉमिक मंत्रालय जो हैं उनके मेंबर होते थे। एजुकेशन मिनिस्टर कभी उसके अंदर नहीं होता था, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, तब भी उनको नहीं रखा गया उसके अंदर। तो सीसीए के अंदर नॉर्मली जो है वो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज को देखती तो है। क्या परंतु घटक इसके बाद मान मोदी जी जाएंगे, उसको क्या भी नीतीश criticize कर और दिया, नायडू जो मान जाएंगे? अच्छा, important चार ये मंत्रालय ना दे तो क्या वो शिक्षा मंत्रालय, सूचना प्रसारण, नहीं तो मानेंगे। कृषि, रेल, ये फिर बड़े मंत्रालय होते हैं? देखो, रेल मंत्रालय के ऊपर तो झगड़ा होगा, क्योंकि रेल मंत्रालय मेजोरिटी बिहार से आए हैं। 1952 से लेकर के 2024 तक देखेंगे तो 10-12 मिनिस्टर बिहार से ही आए हैं। जगजीवन राम से शुरू करेंगे और नीतीश कुमार या ममता बनर्जी फिर वो भी वेस्ट बंगाल से आती हैं रेल मंत्रालय के साथ, क्योंकि उसका कारण क्या है कि वो एक सबसे ज़्यादा रोजगार वहाँ से प्रदान होता है। पैसे की बात नहीं कर रहा, लालू जी जेल में पड़े हैं, वो भी रेल मंत्रालय के चक्कर में पड़े गए थे कि वहाँ पर उन्होंने क्या किया। तो रेल मंत्रालय रोजगार के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिहार में रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो वैष्णव साहब को इसलिए रखा गया कि उसका मोनेटाइजेशन करना है। वैष्णव साहब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के आदमी हैं, तो रेल मंत्रालय के ऊपर झगड़ा होगा, उसके ऊपर और शिक्षा और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दूसरी बात है स्पीकर और रेल मंत्रालय, उस शिक्षा मंत्रालय के ऊपर कोई भी संघ के लोग उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। शिक्षा मंत्रालय आरएसएस के लोग अपने पास ही रखेंगे, कल्चर भी अपने पास रखेंगे, आईएनबी भी अपने पास रखेंगे, ये मेरा मानना है। तो अपने पास रखेंगे प्रदीप सिंह, तो घटक क्यों मानेंगे? और चाबी सत्ता की उनके पास है, और ये पहली दफा होगा सत्ता के शीर्ष पर 23 साल से बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि बिना बहुमत की सरकार के वो उस सरकार के मुखिया हैं। देखिए संदीप जी, एक बात तो ये है कि बीजेपी के बाद जो सबसे बड़ा घटक दल है वो पीडीपी है, जिसकी सिर्फ 16 सीटें। तो घटक दलों में बहुत ज्यादा संख्या लेकर आने वाला कोई दल नहीं। एक बात ये, चंद्रबाबू नायडू 98 में सरकार में मतलब गठबंधन के साथ नहीं आए थे, जयललिता थी उस समय। 99 में वो आए थे, लेकिन उनकी शर्त थी कि हम सरकार में शामिल नहीं हो। तो इसके लिए उनको मनाया गया कि भाई कुछ तो आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हम स्पीकर का पद, और अपना कोई मंत्री नहीं बना। उनकी पार्टी से कोई मंत्री नहीं बना, वो नहीं मंत्री बने ना, एरन नायडू बने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, वो बाद में बने। हम 99 की बात कर रहे हैं। हाँ। जब शुरुआत हुई गठबंधन में, जब वो शामिल हुए उस समय नहीं बने, और उनको लगातार मनाने की और शामिल करने की कोशिश होती रही कि जो है अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो फिर उस तरह का स्टेक नहीं होगा सरकार। मुझे याद है मधु लिमई जी की बात, जब 1989 में वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कि ये सरकार साल भर भी नहीं चलेगी। मैंने पूछा था उनसे कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? बोले कि बाहर से सपोर्ट कर रहा है लेफ्ट और बीजेपी, अगर इनको शामिल नहीं किया तो इनका सरकार में स्टेक क्या होगा? टीडीपी ये दांव भी चल सकती है। खबर ये भी आ रही है कि टीडीपी शायद आउटसाइड सपोर्ट का दांव भी चले कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से करेंगे हम समर्थन। दूसरी बात यह है कि सीसीएस में किसी को, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें बीजेपी किसी और घटक दल को शामिल नहीं करेगी। अगर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार में से कोई सरकार में शामिल हो रहा होता, मंत्री बन रहा होता, तब स्थिति दूसरी। पर इसमें एक और पेच है ना प्रदीप जी, भाई महाराष्ट्र से कितने लोग आएंगे? एकनाथ शिंदे कह रहे हैं 2 मंत्रालय मुझे चाहिए, प्रफुल्ल पटेल भी आना चाहेंगे, एक ही सांसद है लोकसभा में एनसीपी अजित पवार गुट का। उधर चिराग पासवान कहेंगे, कह रहे हैं, कहेंगे क्या, 5 में से 5 सांसद हैं, 2 को मंत्री बनाओ। जेडीयू 4 को बनाने की कह रही है, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं, जयंत चौधरी भी कहेंगे, अनुप्रिया पटेल तो खुद मंत्री थी। नहीं, देखिए इस तरह से तो फैसला होगा नहीं, किसी गठबंधन में नहीं होता। वो एक फॉर्मूला बनेगा कि कितने एमपी पर कैबिनेट मिनिस्टर मिलेगा, कितने एमपी पर राज्य मंत्री बनेगा, कितने एमपी पर कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों मिलेगा। ये एक फॉर्मूला बनेगा, वो सबकी सहमति से बनेगा। सबको मालूम है तो राह कठिन है, रोड़े बहुत है मंत्रालय को लेकर, पर इन रोड़ों में, एक मिनट प्रदीप जी, विनोद, तीर भी चलने लगे हैं।
देखिए, वाजपेयी सरकार की हम बात करते हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी था, वो 370, अब तो वो हटा दिया बीजेपी ने, या राम मंदिर का मुद्दा या यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये ऐसे मुद्दे थे जिन्हें बैक बर्नर यानी कि हाशिए पर डालने को तैयार हो गई थी बीजेपी। इनमें से दो तो खैर उन्होंने उनको अमली जामा पहना दिया, उनको ज़मीन पर उतार दिया, पर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, विशेष राज्य का दर्जा, अग्निपथ स्कीम, ये जो तीर चलाया है ये घाव गंभीर भी दे सकता है क्या, जो सरकार शक्ल अख्तियार करती दिख रही है। अनम्यूट हैं आप, म्यूट हैं आप, अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप जिन चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो कठिन फैसले हैं, लेकिन सबसे मैं समझता हूं इम्पोर्टेंट फैसला जो चंद्रबाबू नायडू, जो सबसे मजबूत है और अपनी बात पे खड़ा रह सकता है, वो चाहेगा कि जो स्पेशल स्टेटस देना था उसकी स्टेट को जो नहीं मिला। अगर आपको याद हो कि 2015 में जब फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी हुई अमरावती में नए कैपिटल की, प्रधानमंत्री गए थे, मैं था वहां पर, और उस वक्त चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री से इल्तिजा की, ऑलमोस्ट प्लीडिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, कि भाई जितनी भी सदर्न स्टेट्स हैं और उनके पास रेवेन्यू जनरेटिंग सेंटर्स हैं, और तेलंगाना बनने के बाद हमारे पास हैदराबाद था, वो चला गया तेलंगाना में, हमारी मदद करो इस कैपिटल को बनाने में, क्योंकि हमें रेवेन्यू जनरेटिंग सेंटर चाहिए। और प्रधानमंत्री वो सदन से धूल और पानी कुछ लेके गए थे, वो देके आ गए वापस, और कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और 2018 में अगर चंद्रबाबू नायडू ने साथ छोड़ दिया था। मैं आपका ऑडियो ठीक करा रहा हूं, थोड़ा सा 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। लेकिन विजय, ये जो तीर चले हैं, अग्निवीर जैसे मुद्दा उठा दिया जेडीयू ने, ये कितने गंभीर घाव दे सकती है? देखिए संदीप जी, एक बात समझने की ज़रूरत है पहली, कि ये तीर जितने आपने इशू उठाए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन गठबंधन जो है ना, वो ईंटों का वो ढांचा नहीं है, वो इलास्टिसिटी है, इलास्टिक का बना हुआ है, उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसलिए हम जहां सोचते हैं कि इन विषयों पर ये गठबंधन वो फ्लेक्सिबिलिटी पर अब बीजेपी को दिखानी होगी, वो जिम्मेदारी उनके पास होगी, लेकिन उनके पास भी होगी जो सहयोगी दल है, ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी के पास होगी। इस गठबंधन में जो सबसे बड़ी बात है, एक तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 240 है, तो कोई इतना कमजोर, वो बड़ा पार्टनर, सबसे बड़ा पार्टनर है। लेकिन जो आप समझ रहे हैं 2014 से 2024 तक बीजेपी की सरकार चली, वैसे चलेगी ये नहीं होगा। मुझे लगता है सबसे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, और उसके बाद जो बीजेपी की कंटेंशियस इशू है, जिसमें मुझे लगता है एनआरसी का बड़ा एक इशू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन भी एक ऐसा इशू होगा जिस पर थोड़ा सा बीजेपी को उसे बैक बर्नर पर डालना होगा। डिलिमिटेशन बड़ा इशू है। 2026 में जब डिलिमिटेशन होगा तो सदर्न स्टेट्स के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। स्पेशल स्टेटस को आप ध्यान रखिए कि फाइनेंस कमीशन ने की जो राय है उसमें कहा गया कि पहाड़ी राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो जो ज़्यादातर राज्य हैं उसमें सारे पहाड़ी राज्य, तेलंगाना के अलावा, तेलंगाना को खास बात उस पर की गई। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आंध्र प्रदेश या बिहार दोनों में से किसी को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन उनको कुछ और उसके बदले में दिया जाए, कुछ पैकेज दिया जाए। चढ़ेंगी नहीं, त्योरियां तो चढ़ेंगी, लेकिन वो कहीं जाने वाले नहीं है। ये आप रोज, ये सारे जो गठबंधन के दल होते हैं उसमें बहुत सारे फूफाजी होते हैं, वो बारात छोड़ के नहीं जाते हैं, लेकिन उनको गुलाब जामुन की जगह लड्डू खिलाया जाता है। चीज होती थी, और आपने इतने साल एड़ियां घिसाई हैं कि कैबिनेट में क्या होता था, कोई कहीं ना कहीं हमारे सोर्सेज होते थे, आपके होते थे। जैसे 10 साल से एक सूखा पड़ गया था, अब घटक वहां होंगे तो खबरें तो पता लग जाएंगी अंदर क्या हो रहा है, और उस पर रोज शाम को बहुत सारी चर्चाएं होंगी जी। और मंत्रालयों के जैसे आपने जिक्र किया, तो मैं ये कह सकता हूं, जो अभी तक मेरी समझ है कि सीसीएस का कोई मंत्रालय बीजेपी किसी दूसरे दल को नहीं देगी। मतलब फाइनेंस को, सीसीएस नहीं देगी, सूचना प्रसारण, शिक्षा मंत्रालय भी, एचआरडी जो है, हाँ, वो और सूचना, ये सारे मंत्रालय ऐसे हैं, सूचना मतलब
शिक्षा मंत्रालय तो आरएसएस उनको देने ही नहीं देगा किसी दूसरे को, और सूचना प्रसारण तो नेचुरली प्राइम मिनिस्टर के पास रहता है। इसमें पेंच है ना भाई, दूसरे वाला कहेगा कि सब कुछ आपके पास ही है। नहीं, उसके अलावा बहुत सारे दल मतलब मंत्रालय हो सकते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है मतलब ग्रामीण विकास है, कृषि जिसमें है, फाइनेंस पैसा होता है, जिसमें रोजगार की संभावना, पैसे का मतलब ये नहीं कि कमाई के लिए, लेकिन वो उसका मतलब ये भी होता है राजनीति के लिए उसमें मौका जितना होता है। जैसे रेल मंत्रालय को लेकर, रेल मंत्रालय में केवल प्रॉब्लम क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की जो एक स्पीड थी कि भाई वो अश्विनी वैष्णव के साथ उसको दूसरे रफ्तार से चलाना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है रेल मंत्रालय वो दे सकते हैं। लेकिन ये जो 6 मंत्रालय हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई दिया जाएगा। मगर ये गठबंधन आज जैसे आपने कहा ना 7.5 घंटे की बैठक हुई है, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो रोज रात को बैठक होंगी। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी के पास चले गए जगत प्रकाश नड्डा साहब और वो भी, और ये अभी जो है पहला काम है एनडीए की सरकार बनाना, उसके बाद पार्टी का रीऑर्गेनाइजेशन का काम दूसरा होगा, और उसके साथ साथ होगा जो हार की समीक्षा होगी, उत्तर प्रदेश में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो हार की समीक्षा में। लेकिन अभी बड़े काम पर बैठे हुए हैं इसलिए उस पर कर। विनोद, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 7 केंद्रीय मंत्री हार गए चुनाव, 2 यूपी सरकार के मंत्री भी हारे, तो ऐसे में जो रूप स्वरूप था एनडीए 2.0, मोदी 2.0 सरकार का, शक्लें भी बदलेंगी क्या, या एक कंटिन्यूटी दिखेगी कि भाई अमित शाह वही गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही होंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ही होंगे, वित्त मंत्री क्या निर्मला सीतारमण ही होंगी, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ही होंगे? क्या वही चीज दिखेगी या नए चेहरे भी आते दिखेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं आपको जो पहले बता रहा था कि चंद्रबाबू नायडू को स्पेशल स्टेटस चाहिए। अगर उसको स्पेशल स्टेटस चाहिए तो उसको ऐसे मंत्रालय भी चाहिए होंगे जहां पर इसकी पेशरफ्त हो, फॉरवर्ड मूवमेंट हो इसमें जल्दी से जल्दी। और रही बात, अभी तक मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी अपनी इंटरनल डिस्कशन कर रही है। जो पोर्टफोलियोज की बात है, मैं कल चंद्रबाबू से मिला था, उसने कहा कि ना उन्होंने इशू रेज किया, ना मैंने बात उठाई। ये जब वो वापस आएंगे, मोदी जी का जब स्वेरिंग इन हो जाएगा या उससे पहले बातचीत होगी, उसके बाद पता चलेगा कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है। रही बात चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट ज्वाइन करने की, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मोदी जी उसको स्पेशल स्टेटस देने पे कितने उसको आश्वासित करते हैं कि हम देंगे आपको। तो यही बात जेडीयू भी उठाएगा, उसको बिहार को भी स्पेशल स्टेटस चाहिए। ये दोनों जो स्टेट्स हैं, इनको पैसे की जरूरत है सरकार की तरफ से। अब ये जो स्वरूप होगा नई कैबिनेट का, ये नई कैबिनेट जो है, तो यहां पर अभय एक और तीर भी चला है। आज शाम को राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 13 मई से सलाह दे रहे थे बाजार में पैसा लगा दो, हमारी सरकार आ रही है, बाजार बम बम होगा, और 30 लाख करोड़ का नुकसान आम निवेशक को उठाना पड़ गया। ये फैंटास्टिक फिगर्स हैं, कितनी डिलीवरी हुई, क्या हुई, वो जानकारी नहीं दी है, पर वो जेपीसी की मांग भी कर रहे हैं। अब घटकों के साथ तो जोर आजमाइश हो ही रही है, विपक्ष भी जो ये जोर लगा रहा है, राजनीति कैसे अनफोल्ड कर रही है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में विपक्ष कभी भी इतना मौजूद नहीं था, इतना मजबूत नहीं था जितना 18वीं लोकसभा में होगा। ये किस बिना पर कह रहे हैं? संख्या है, टोटल एक मिनट, पूरी संख्या, दूसरे विपक्ष का जोश, विपक्ष को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उनका उत्साह ऐसा है उन्हें बहुमत प्राप्त हो गया हो। जो इतने त्रस्त थे, इतने डरे हुए भी थे, इतने दबे हुए भी थे और कुचले हुए भी थे। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष का बाकायदा घोषणा पूर्वक दमन हो रहा था। प्रधानमंत्री ने चुनाव सभाओं में यह कहा कि हम तेजस्वी यादव को चुनाव के बाद जेल भेज देंगे, इसकी गारंटी लेते हैं। ये तक प्रधानमंत्री ने कहा। यानी जो बिहार का सबसे बड़ा प्रमुख उभरता हुआ नेता है, उसको प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम जेल भेज देंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि पूरा माहौल किस तरह का था, किस तरह की धमकी, विपक्ष के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल ऐसे में 2019 का एक ट्वीट चंद्रबाबू नायडू का, वो मुझे ध्यान आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि बेजा इस्तेमाल कर रही है बीजेपी एनडीए सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई का। ये सभी बात, देखिए, इन सभी बातों पर सरकार को दोबारा सोचना अब वो सरकार का हिस्सा है। अपने रवैये पर पुनर्विचार करना होगा, उस रवैये को नए तरीके से कैलिब्रेट करना होगा। अब देखिए, ना तो ये मोदी सरकार है, ये गलत, ये अखबारों में लिखाया रहा मोदी 0.3 लिखाया रहा, ये बिल्कुल गलत है। ये मीडिया स्पेस जो भाजपा ने कैप्चर किया है, मीडिया अभी तक उससे मुक्त नहीं हो पाया है।
ये मोदी 3.0 नहीं है, ये एनडीए सरकार है। ये पहली बार एनडीए सरकार बनी थी, पिछली सरकारें भी एनडीए सरकारें नहीं थी। वहां केवल सांकेतिक रूप से उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती थी, अब आनुपातिक रूप से जगह मिलने की बात हो रही है। जैसे प्रदीप जी ने कहा फार्मूला बनेगा, तो फार्मूला किसी अनुपात के हिसाब से बनेगा ना, पहले तो किसी फार्मूले की जरूरत ही नहीं थी। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ना तो अमित शाह को ना नरेंद्र मोदी को गठजोड़ सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। और पिछले 10 साल में उन्होंने अपने जो गठजोड़ थे बिहार के और महाराष्ट्र के, कितने बुरी तरीके से चलाए, ये उस बात का सबूत है। उन्होंने अपने ही गठजोड़ की पार्टियों को लगातार तोड़ा, महाराष्ट्र में तोड़ा, बिहार में तोड़ा, सब जगह उन्होंने निहायत ही एक खास तरह की जो पार्टी वाली हिंसा होती है, पार्टी तोड़ने वाली हिंसा है, मैं राजनीतिक हिंसा नहीं कहूंगा, उसका मतलब कुछ और होता है, वो जम के की गई। अब इन्हें ये दिखाना होगा कि हम हर पार्टी की स्वायत्ता का सम्मान करते हैं, किसी पार्टी को तोड़ा नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल एक नए तरीके से काम करना शुरू करना होगा। इन्हें अपने अंदर से कुछ नई प्रतिभाएं और नया कौशल प्रकट करना होगा। पर 240 पर ही सीमित रहकर बीजेपी आसानी से, खामोशी से, शांति से तो नहीं बैठने वाली है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। उन्हें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, जो कि दबदबे की महत्वाकांक्षा है, मुख्य तौर पर राष्ट्र निर्माण की और राष्ट्र के कल्याण की महत्वाकांक्षा नहीं है, वो राजनीतिक दबदबे की महत्वाकांक्षा है, उसको भी ध्यान में रखना होगा। उसको पूरी तरह छोड़ देंगे तो राजनीति का मतलब क्या रहा। लेकिन जो गठजोड़ की मजबूरियां होती हैं उनको भी देखना होगा, और ये प्रतिभा और योग्यता उन्होंने आज तक सीखने की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी, अब नए सिरे से सारी स्किल सीखनी पड़ेंगी। प्रदीप जी 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। गठबंधन धर्म अग्नि परीक्षा होगी क्या? गठबंधन धर्म निभाना, और जैसा अभय कह रहे थे उसका तजुर्बा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को नहीं है। नहीं, देखिए, हर चीज पहली बार होती है। प्रधानमंत्री जब बने थे नरेंद्र मोदी, तो कहा गया कि इनको फॉरेन पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये तो एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। उस समय यह भी कहा गया कि राज्य चलाना और देश चलाना अलग होता है, देश चलाने का कोई अनुभव नहीं है नरेंद्र मोदी के पास, और दोनों मोर्चों पर जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, आप अपने किसी पूर्ववर्ती से खराब नहीं रही है, तो कई मतलब मामलों में तो बेहतर रही। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। प्रभु, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, या ये दरअसल अग्नि परीक्षा है, होने वाली है? बिल्कुल है। मैं प्रदीप कह रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा डिफर करूंगा कि सरकार गवर्नेंस स्किल अलग होती है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट कॉन्ट्रडिक्शन का अलग होता है। कि मोदी जी ने कभी पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन को मैनेज नहीं किया, ये बात सच है। अब इतनी पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर कॉन्सेंसस बनाना, ये अग्नि परीक्षा है उसके अंदर। क्योंकि पहले क्या होता था, हर पार्टी को जूनियर मान करके रखते थे कि इनके पास मेजोरिटी थी और अपने दम पर जीत करके आए थे, परंतु इस बार तो चंद्रबाबू नायडू के पास 3/4 मेजोरिटी तो अपनी भी है। ये कसौटी पर कसा जाएगा, गठबंधन धर्म किस हद तक निभाया जाता है, और अभी रोड़े दिख रहे हैं, स्मूदन आउट हो जाएंगे, या ये रोड ब्लॉक भी बन सकते हैं। राजनीति का एक दिलचस्प दौर चल रहा है, विश्लेषण करते रहेंगे, ट्रैक भी करते रहेंगे।